हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 16 के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर हम श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और जीएस कैप्सूल्स के नाम से ये आप लोगों को अपलोड होते हुए दिखेगा। मैंने सिर्फ बोर्ड पर लिखा है कि समान अध्ययन श्रृंखला भाग 16। ठीक है, यानी कि 15 भाग हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और पढ़िए और देखिए कि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और नोट्स बनाते चलिए इस श्रृंखला से, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से और अच्छे दिशा निर्देशन में लेकर चल रहे होंगे। और द एजुकेशन फैकल्टी की ओर से सभी लोगों की ईश्वर से प्रार्थना यही रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द सफल हों। और जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें के जितनी भी श्रृंखला हैं वो आपको हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भाग 16 के पहले प्रश्न को। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आप देखेंगे कि निजता के अधिकार से पूछा गया है। सबसे पहली बात कि निजता का अधिकार होता क्या है। ठीक है, पूछा गया है। और पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे भारतीय संविधान से इस समय भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इन दोनों के थ्रू, उसमें संविधान को बहुत ही ज़्यादा इस समय तवज्जो दिया जा रहा है और उससे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उसमें तो आप देखेंगे कि जो लॉ की चीज़ें हैं, संविधान की चीज़ें हैं, वो उसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि उसको हर एक पुलिसकर्मी को जानना अनिवार्य है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो। आईएएस अधिकारी आपके ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में आएंगे, आप प्रशासन तंत्र में आएंगे, तो आप देखेंगे कि संविधान का जो वेटेज है एग्ज़ाम्स में वो बढ़ गया है और इसलिए संविधान के प्रश्न आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक तो आप रट लीजिए एकदम, 1 से 51 तक निश्चित ही उसमें से 1 ना 2 प्रश्न पूछते ही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 51 तक यानी कि भाग 4 क तक आप लोग याद कर लीजिए, वो मस्ट है एकदम पूछेगा। और बाकी जो संविधान के अनुच्छेद हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट करा देंगे। और आपको बस 3 चीज़ करना है। भारतीय संविधान के भाग याद करिए, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, फिर अनुसूचियाँ हो गई, फिर भारतीय संविधान के स्रोत हो गए। ठीक है, और जो 1 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद हैं, ये 3-4 चीज़ आप लोगों के लिए मस्ट हैं, एकदम निश्चित ही इसको याद ही रखिए आप लोग, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में ये पूछता है। इन्हीं सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यानी कि मौलिक अधिकार याद होने चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, वो सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से एक प्रश्न ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार शामिल किया गया है। यानी कि किसी भी अनुच्छेद में निजता का अधिकार दिया नहीं गया है, एक निजता के अधिकार को किसी अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में, वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन वो 19(1)(a) के तहत वो संरक्षित है। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट, ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, दिया नहीं गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया और भारतीय संविधान में दिया गया, दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका प्रश्न गलत है। अगर इसमें ऑप्शन ये रहेगा कि इसमें से कोई नहीं, तो वही ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। ठीक है, किसी भी अनुच्छेद में आपका निजता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, जीवन जीने की गरिमा को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इसको शामिल किया गया है, दिया नहीं गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान में निजता का अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, वो अनुच्छेद 21 में लिखा नहीं है। अनुच्छेद 21 में सिर्फ यही लिखा है कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलेगी।
ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि यहाँ पर भारतीय संविधान में जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको मरने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। ठीक, इस तरह से। तो चलिए पहले हम लोग ये 4 अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निजता के अधिकार पर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही है, और 19(1)(1) में भी यही है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 19 में कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, लेकिन उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। उसको हम लोग, इसमें एक प्रश्न होगा उस तरह से, उसमें हम लोग देखा जाएगा कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ हैं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती हैं। तो अनुच्छेद ये क्या है? 19 है आपका, अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, 6 या 5 प्रकार के। उसको हम लोग देखेंगे अभी, अगर प्रश्न इसमें आ जाएगा तो आएगा एक, क्योंकि इसमें प्रश्न एक हमने देखा है कि इस तरह से लिखा गया। फिर अनुच्छेद 20, अगर अनुच्छेद 20 की हम बात करें तो अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण। ये चीज़ आप लोगों को हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। अब 22 के बारे में हम बात करते हैं। 21 को हम लोग अलग से देखा जाएगा, अनुच्छेद 21 में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो तो इतना बड़ा है कि उसको बताना मुश्किल है, नामुमकिन ही है। मान चले कि इतनी सारी चीज़ें हैं, मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है उतना बड़ा अनुच्छेद 21 है। ठीक है, तो इसको अनुच्छेद 22 करिए। अनुच्छेद 22 क्या है? कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, निरोध का अर्थ ये होता है, अब मान चलिए यहाँ पर कि जो किसी को रुकावट बनाया जाए, किसी के लिए रोका जाए, किसी कार्य को करने से रोका जाए, तो उसको क्या बोलते हैं कि निरोध करना, या तो दुख। उस तरह से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध प्रतिपदा, इस तरह से 3 जो दुख के कारण बताए गए हैं, उस तरह से निरोध से संरक्षण। ठीक है, यानी कि आपको अपने कार्य को करने से, कुछ दशाओं में कार्य को करने से रोकना ही आप लोगों का निरोध है। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में, संविधान में इस तरह से बातें कही गई हैं, समझी जाती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण की बात किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपको गिरफ्तार करता है, सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने जा रहा है आपको, तो उसका 2 स्टार होना बहुत ज़रूरी है। दरोगा लेवल का, एसआई लेवल का वहाँ पर ऑफिसर रहेगा, या तो डीएसपी, SC ST के लिए तो डीएसपी की बात की जाती है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जा रहा है गिरफ्तार करने, तो आप लोगों को कांस्टेबल, तो आप लोगों को छूने का भी अधिकार नहीं है, और कांस्टेबल ना आप लोगों से बदतमीजी से पेश आ सकता है। ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसको अथॉरिटी ही नहीं है कोई किसी भी प्रकार की कि वो किसी व्यक्ति को निरोध कर सके, या उसको रोक सके उसके कार्य को करने के लिए, या उसको गिरफ्तार कर सके, या उसको समन दे सके, या उसको वारंट जारी कर सके। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो कांस्टेबल को तो कोई अथॉरिटी ही नहीं रहती है प्रशासन में। वो लोग एक प्यादे की तरह होते हैं, और उसके बाद उनको कोई भी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। ठीक है,
इस प्रकार से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसका 2 स्टार होना ज़रूरी है, एसआई लेवल का होना ज़रूरी है। एससी एसटी के लिए तो डीएसपी लेवल की अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है गिरफ्तार करने के लिए। और हथकड़ी लगाने की जो बात की जाती है, हथकड़ी आपको सिर्फ दिन में लगाया जा सकता है, रात में कभी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको गिरफ़्तार करने जा रहा है तो वो पहले आपको कारण बताएगा कि क्यों गिरफ़्तार कर रहा है, फिर उसके बाद आपको गिरफ़्तार कर सकता है। और आप चाहेंगे तो आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, वो बहुत ही ज़रूरी नहीं होता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए हथकड़ी लगाया जाता है कि हम आपको गिरफ़्तार किए हैं, वहाँ पर ईगो आ जाता है। लेकिन हथकड़ी लगाने का कोई भी प्रावधान आपको संगीन अपराधों को छोड़कर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरह से। और अनुच्छेद 22 की बात करें, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करें, तो आपको गिरफ़्तार तभी किया जा सकता है जब आप अपराधी घोषित हो चुके हैं, ठीक है। और ना ही आपको कोई कार्य करने के लिए रोका जा सकता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं वो लोकहित के विरुद्ध है या राष्ट्र की एकता अखंडता को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आप कार्य करने से आप लोगों को रोक दिया जाएगा। वही आपका वहाँ पर, अगर आप कोई लोकहित के विरुद्ध कर रहे हैं, लोक कल्याण के विरुद्ध कर रहे हैं, समाज के विरोध में कर रहे हैं, ठीक है, या देश अखंडता और एकता के विरोध में कर रहे हैं, तो उस कार्य को रोकने के लिए आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और अन्यथा कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। और यही दिया गया है यही दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर कोई भी, अगर मान के चलिए कि अगर आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है या धारा 100 आईपीसी की धारा 144 लगी हुई है, जिसे आप आपातकाल का ही रूप माना जाता है, लेकिन वो आपातकाल नहीं होता है, लेकिन आपातकाल का एक स्वरूप माना जाता है, धारा 144 कर्फ्यू जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें अगर हैं तो आप वहाँ पर कोई भी सभा नहीं कर सकते या कोई भाषण नहीं दे सकते और ना ही कहीं पर घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से। इस प्रकार की चीज़ों पर आप लोगों को रोक लगाया जाता है और आप घूम रहे हैं तो वहीं पर आपको गिरफ़्तार किया जाता है। या कोई कानून भारत में चल रहा है या कोई यहाँ पर कोई गतिविधि ऐसी हो रही है कि जो भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें एक कानून बनाया जाता है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहा जाता है, निवारक निरोध कानून बोला जाता है। अगर उसके तहत अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसमें आपको न कोई आपके बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, न कोई दलील होगा, न कोई अपील होगा। इस तरह से चीज़ें आप लोगों को गिरफ़्तार करके ले जाया जाएगा, वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा जेल में, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये अनुच्छेद 22 के तहत आता है, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के, ठीक है। अनुच्छेद 21 आप इस तरह से समझ के देखिए कि अनुच्छेद 21 में वो चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 इतना बड़ा है कि जिसकी बात किया जाए, हमने पिछले भी लेक्चर में कहा था कि इस पर आप चाहेंगे तो 200 से 250 पेज की एक किताब लिखी जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की में जो बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण दिया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण दिया जाएगा, स्वतंत्रता से संरक्षण दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें समझ लीजिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आप वो चीज़ें कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत, वो कर सकते हैं कि जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सोने में कोई दिक्कत कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। आप अगर दूषित पानी पीने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, वहाँ पर भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अगर आप कहीं घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई आपको रोक रहा है, वहाँ पे जो आप विधि विरुद्ध जा रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पर आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगर विधि के अनुरूप आप जा रहे हैं कि आपका हर एक चीज़ सही, अगर वहाँ पर रोका जा रहा है तब भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन होगा। अगर आपको मनपसंद शादी करने से कोई रोक रहा है तो वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन होगा, ठीक है। तो इतनी सारी स्वतंत्रताएँ जो हैं, अगर कोई आपको दूषित वायु में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो हैं अनुच्छेद 21 कहता है। और आप जो भी चीज़ सोच सकते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कर सकता है, अगर आपको कोई खाना खाने के लिए रोक रहा है, सोने के लिए रोक रहा है, पानी पीने से रोक रहा है,
मनपसंद शादी करने से रोक रहा है, विदेश जाने से रोका जा रहा है, आपको स्वतंत्र रूप से घूमने का संरक्षण अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपसे ज़बरदस्ती कराई जा रही हैं तो वो आपका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा गया है, इसका स्टेटमेंट ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है, जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप होगी। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ ये होता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप होगी। ठीक है, अनुरूप होगी। ठीक, इस तरह से आप लोग समझ गए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं होगी। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा होगी। चलिए, नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह समझ जाइएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप होगी। यानी कि अगर अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रता को आपसे छीनना होगा तो संसद को कानून पास करना होगा। इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अनुच्छेद 21 कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस यही है कि आपको लोक कल्याण के विरुद्ध, एकता अखंडता के विरुद्ध भारत की, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से चीज़ें उस तरह से नहीं करनी है जिससे किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह अधिकार जो है सबको प्राप्त है भारत में। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं निजता का अधिकार। ठीक है, तो आप सोचिए कि निजता का अधिकार जो है ये भी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। ठीक है, निजता का अधिकार अगर हम इसको एक लाइन में लिखें, अपनेपन का अधिकार। समझ में आ गया? अपनेपन का अधिकार। अपनेपन का अधिकार क्या होता है? ठीक है, अपनेपन का अधिकार इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है राइट टू प्राइवेसी, RIGHT, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी में ए होगा की होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं इसको फिर से लिख दे रहे हैं, शायद यही होता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इसी को राइट टू प्राइवेसी बोला जाता है और यही आपका निजता का अधिकार होता है। ठीक, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए अपनेपन का अधिकार क्या होता है। ठीक है, अपनेपन का अधिकार वही होता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके वहाँ पर इस प्रकार से, अगर आप बालिग हैं तो वहाँ के आपके माता पिता भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस तरह से सोच कर देखिए कि अपनेपन का अधिकार ये भी कहता है कि आप वहाँ पर कुछ भी करना है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका प्राइवेसी अगर आप बताना चाहें तो किसी को ठीक है, नहीं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ भी करा नहीं सकता। यहाँ तक कि माता पिता को भी अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, भारत का संविधान इतना बड़ा निजता का अधिकार का देता है कि अगर आपका मोबाइल कोई चेक कर रहा है तो वो भी आपके निजता का अधिकार में आ जाएगा, या आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो वो भी आपका निजता के अधिकार में आ जाएगा। यहाँ तक कि माता पिता को भी अधिकार नहीं दिया गया है, अगर आप बालिग हैं तो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो वहाँ पर ये भी चीज़ नहीं है कि आपके माता पिता भी आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर दें या आपके अपनेपन के अधिकार को छीनें। अगर आप सोना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका अपना है, अपनेपन का आप जो सोच सकते हैं कि मेरे अपनेपन में ये आ सकता है, वहाँ पर किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो वही आपका निजता का अधिकार है। ठीक है, वहाँ पर किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती अगर आपका वो राइट टू प्राइवेसी में आता है तो। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं। और यह कब शामिल किया गया था?
यह किया गया था 24 अगस्त 2017 को। 24 अगस्त 2000, सिर्फ हम इसको बता दे रहे हैं कि ये कब शामिल किया गया था। वैसे इसकी बातें आप देखेंगे कि बहुत दिनों से चल रही है, 30-40 साल से इस बात को लेकर सोचा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कि क्या निजता का अधिकार को इस तरह से शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने, ठीक है, 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने, यानी कि 9 सदस्यीय बेंच मान के चलिए कि 9 सदस्यीय पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत इसको अंतर्भूत माना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्भूत रूप से संरक्षित माना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि निजता का अधिकार क्या होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये किस प्रकार से शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसको अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत या गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत माना है। ठीक है, अंतर्गत माना है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पर आपका पूरा अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये चारों अनुच्छेद कंप्लीट हुए। ठीक है, 20 भी अच्छे से हो गया, 21 भी हो गया, 22 भी हो गया। और जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन से आपके अधिकार मिले हैं। ठीक है, हम लोग तो अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कि इस तरह से चीज़ें आपके भारतीय संविधान में अधिकारों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार प्रश्न था। निजता का अधिकार हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिली और आपके अपने अधिकारों के बारे में भी जानने को मिला कि कौन कौन से अधिकार है जो हमको दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। देखिए, हमने पिछले ही प्रश्न में बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न हमने देखा है। तो आप ये सोचिए कि प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दिया नहीं गया है, वो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है। ठीक है, शामिल किया गया है। यही बात हम आपको पिछले लेक्चर में पिछले प्रश्न में बता रहे थे कि जो निजता का अधिकार है वो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं दिया गया है, वो सिर्फ किसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें। ठीक है, यानी कि आपके मनपसंद विवाह करने की जो चीज़ें हैं वो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित है, अंतर्निहित है, वो उसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कि प्रेस की आज़ादी पूछ रहा है कि यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है, अंतर्निहित है। ठीक, ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया। अगर पूछे कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, ये प्रश्न आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जिक्र नहीं किया गया, वो अंतर्निहित है। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, अंतर्निहित है, संरक्षित है, तो वो होगा अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(1) आता है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 की बातें जो हैं, हम चारों अनुच्छेद बता दे रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 19 जो है ये प्राण एवं दैहिक कर है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही आपको उसी में ही आप देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 19 में भी दिया गया है, वही चीज़ है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत क्या क्या याद कहता है, हम चारों स्वतंत्रताएं आपको बता दे रहे हैं। और उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, और वही एक ही रिस्ट्रिक्शन जो है वो सब पर लागू होता है। जहाँ तक घुमा फिरा कर एक ही बात आएगी, लोक व्यवस्था, लोक नियोजन, लोक कल्याण, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश विरुद्ध, और ना ही आपकी बोलने से किसी भी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर लागू होंगी। ठीक है, घुमा फिरा कर यही बात कहा जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है रिस्ट्रिक्शन की। आप समझ जाएंगे कि कौन से रिस्ट्रिक्शन किस में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है अनुच्छेद 19(1)(a) में,
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आपको बोलने की आज़ादी देता है। आप भारत में कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका अनुच्छेद 19A के अंतर्गत सम्मिलित है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बशर्ते यही है कि यहाँ पर देश विरुद्ध भाषण नहीं दे सकते, वहाँ पर आपका देशद्रोह का अगर लागू हो जाएगा। वैसे देशद्रोह कानून को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और मृत्युदंड भी आने वाले समय में आपको ख़त्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आपको बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, उसको आपको आज़ादी है। बस यही है कि आपके बोलने से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पर हनन ना हो। आप देश विरुद्ध नहीं बोल सकते, देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं बोल सकते, और ना ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल सकते हैं, ना ही किसी ऐसे पर्सनालिटी के विरुद्ध बोल सकते हैं जो देश के लिए मायने रखता हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि आप कुछ भी बोलिए, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। लोक नियोजन, लोक व्यवस्था को आप खंडन नहीं करेंगे, वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और किसी भी व्यक्ति की तरफ आप इस तरह से नहीं भाषण दे सकते कि उसके अधिकारों का हनन हो। तो वही आपका विवाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता जो है समाहित किया गया है, ठीक। समझ में आया। अब बात करते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी पहले। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर 300 क में रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें और कब हटाया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कौन सा संविधान संशोधन है? अनुच्छेद 19(1)(b। अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की बात करता है, ठीक है। शांति पूर्वक और निरायुध, यानी कि निरायुध सम्मेलन, ठीक है। यहाँ पर आप हड़ताल करिए, चाहे रैली निकालिए, चाहे भाषण दीजिए, तो आपको शांतिपूर्वक करना है, और वहाँ पर कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिर्फ सिखों को ये अपवाद के रूप में कुछ चीज़ें हैं भारतीय संविधान में कि सिखों का जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वहाँ पर 5 प्रकार की चीज़ें रखने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो उसमें एक कृपाण होता है, ठीक है, जिसको छुरा कहा जाता है, छुरी टाइप का होता है, चक्कू टाइप का होता है, उसको आप लोग कमर में खोस कर करते हैं, तो वहाँ पर उनको ये अपवाद में आता है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन में, ठीक है। तो आप लोग शांतिपूर्वक कुछ भी कर सकते हैं, हड़ताल करिए, वहाँ पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसक गतिविधि हो रही है तो आप पर लाठीचार्ज भी हो सकता है, वो आपका अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन माना जाएगा, और वहाँ पर आपको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(c) की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19(1)(c), तो ये क्या कहता है, संगम या संघ बनाना, ठीक है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको, आप कुछ भी बनाइए, संगम आप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। बस वही चीज़ें हैं कि आपको देश विरोध में काम नहीं करना है, ठीक है। ना ही लोक कल्याण, लोक नियोजन, ठीक है, समाज को देखकर ध्यान में रख कर बनाना है। आप कुछ भी बनाइए, संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ये जो संघ होगा, जो आप संगम बनाएंगे, देखिए समूह और संघ में अंतर होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समूह और संघ में अंतर होता है। पॉलिटिकल साइंस में हर एक चीज़ का मतलब होता है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप इतना जानिए कि संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है, समूह और संघ में अंतर होता है, ठीक है। तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c), और आप देखिए अनुच्छेद 19(1)(d) हो गया। डी की बात अगर करें, यानी कि चौथी स्वतंत्रता, ये क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में या भारत की आप लिखिए यहाँ पर, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आबाद रूप से संचरण, आपको कोई रोक टोक नहीं है,
अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आप लोगों को दिख रही है ना, रूप से संचरण की स्वतंत्रता। चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा है। और इसके बाद एक और देख लीजिए, 1901 तक तो हो गया कि आप भारत के कहीं भी घूम सकते हैं। ये इसमें एक केस आता है आपका AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में केस है। वहाँ पर उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लागू था, निवारक निरोध कानून वहाँ पर मद्रास में लागू था। उनको वहाँ पर घूमने गए तो वहाँ पर उनको पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से कानून लागू है, उनको पता नहीं था और वो चले गए घूमने, वहाँ पर पुलिस उनको उठा ली। तो इस प्रकार से केस यहाँ पर 1901D के तहत देखने को मिलता है, ठीक है। तो केस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और है, आप उसको देख लीजिए। एक लास्ट है, 5वीं स्वतंत्रता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 6वीं स्वतंत्रता था आपका संपत्ति का अधिकार। जो था संपत्ति का अधिकार को हटाकर 301 में या 300 क में रखा गया, ठीक है। तो उसको आप लोग बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन है। 1901E, ठीक है। 1901E एक ई कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, निवास व बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं जहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर अंडमान निकोबार में सोमपेन जाति के बीच में बस जाएंगे, सेंटिनेलीज जाति के बीच में बस जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको भून कर वो लोग खा जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर निरभक्षी लोग रहते हैं अंडमान निकोबार में। तो इस तरह से की स्वतंत्रता आप लोगों को नहीं है। आप भारत के सेंसिटिव क्षेत्र में जाकर नहीं बस सकते, जहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीयों का शांति सम्मेलन चला है, यानी कि आप नागालैंड में जाकर बसिए, तो ये स्वतंत्रता आप लोगों को नहीं दी गई है। नागालैंड के सेंसिटिव क्षेत्रों में NSCN वाले क्षेत्र में आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। जहाँ पर शांति वार्ता चले, या नहीं तो या तो आप लोग नहीं बॉर्डर पे ही जा सकते हैं कि अब हम जाएँ बाघा बॉर्डर पर बस जाएँ, या जाकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बस जाएँ। ऐसी स्वतंत्रता आप लोगों को नहीं है। भारत के सेंसिटिव क्षेत्रों में स्वतंत्रता नहीं है, नाजुक क्षेत्रों में स्वतंत्रता बसने की नहीं है। बाकी आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर SC/ST को भी संरक्षण दिया गया है। SC/ST के क्षेत्र में भी आप जाकर बस नहीं सकते, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। चलिए ये प्रश्न भी आप लोगों को कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संबंधन में कौन सा कथन सत्य है। किसके संबंध में बात किया गया? मूल अधिकारों की। इस प्रकार के प्रश्न वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। मैं जो फैक्ट बताऊंगा वो चीज़ें आप लोगों को वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ये आपका क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति जब चाहे मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है? नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में निलंबित होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित किया जाता है। प्रधानमंत्री को अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कोई भी चीज़ें कानून वानून की बातें कर सके, ठीक है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। और किसके सिग्नेचर से या हस्ताक्षर से निलंबित होंगे? वो राष्ट्रपति के अनुसार वो निलंबित होंगे, ठीक है। कौन कौन सा अनुच्छेद है मूल अधिकारों के समय आपातकाल के दौरान? कौन सा अनुच्छेद है? 352, 356, 360, भाग 18, ठीक। ये आपको याद रहेगा, भाग 18, 352, 356, 360 कौन सा है? हम भाग 18 लिख दे रहे हैं और अनुच्छेद हम लिखते जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। भाग 18 में दिया गया है। और कौन सा पहला ही अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पे? अनुच्छेद जो है ये है आपका 352। 352 क्या कहता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के में जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इसमें तीन बातें कही गई हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह,
ठीक है। सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा है, किसी राज्य की बात नहीं है, ठीक है, पूरे भारत में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो वहाँ पर पूरे जो अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से निलंबित होंगे? अनुच्छेद कौन कौन से निलंबित होंगे? 20 और 21, 20 व 21 अनुच्छेद क्या होंगे? निलंबित रहेंगे। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात हमें भी आपको बताएंगे। ठीक है, निलंबित रहेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई? दिख रहा है ना? हाँ, चलिए। अनुच्छेद 20, ये अनुच्छेद और 20-21 ये निलंबित रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित रहेंगे। कब? अनुच्छेद जब 52 भारत में लागू है, 352 जब लागू है भारत में, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण आपका दोनों एक ही शब्द है, बस उसको नाम अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई बाहर से अगर आक्रमण करता है भारत पर, मान लीजिए कि चीन हो गया, फिर पाकिस्तान वाले हो गए, या बांग्लादेश हो गए, म्यांमार हो गए, जो पड़ोसी देश है, आपस में एकजुट बनाकर सोचे कि चलिए भारत पर आक्रमण किया जाए, तो उस स्थिति में भारत में आपातकाल लागू हो जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत भाग 18 में दिया गया है। फिर इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है बताइए? 356। ये क्या कहता है? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, ठीक, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगी कि संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या है। यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं। संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, विफल होने पर, ठीक है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यहाँ पर सीधा सीधा बात ये कह रहा है कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या कहलाता है कि जहाँ से कानून बनकर आए, यही तो हुआ ना संवैधानिक तंत्र, जहाँ से कानून बनकर आए और वो पूरे राज्य में लागू हो रहा है, वही तो आपका संवैधानिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो वहाँ पर कौन सी ऐसी संस्था है जो कानून बनाकर पास कर रही है या पूरे भारत में लागू हो रहा है? संसद ही तो है। ठीक है, अगर वहाँ पर अगर पूरे देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, यानी कि संसद भंग हो गई, यानी कि लोकसभा से कानून बनकर आ रहे हैं तो लोकसभा भंग हो गई, यानी कि मंत्रिमंडल ख़त्म, और लोकसभा जब भंग हुई तो सरकार ख़त्म, सरकार गई, ठीक है, सरकार गिर गई। तो वही बात पूछ रहा है, राज्य के संदर्भ में बोला है कि 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कि विधानसभा भंग, ठीक है, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा होती है, ठीक है, विधानमंडल में, तो विधानमंडल में विधान परिषद के मान के चलिए कि नगण्य चीज़ें हैं, लेकिन विधानसभा अगर भंग हो जाए तो मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। ठीक, अगर राज्य के पास तो सेना नहीं है, मान के चलिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है आपका देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, तो वो तो आपका जो मुख्यमंत्री के अंतर में ही तो होता है, राज्यपाल के अंदर में ही तो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर पूछ रहा है तो आप घबराइए मत। संवैधानिक तंत्र क्या होता है? संवैधानिक तंत्र वही है जो कहीं पर अगर बात किया जाए कि संवैधानिक तंत्र के, तो आप सिर्फ ये बात करिए कि जहाँ से कानून बनकर आ रहे हैं, ठीक है, तो विधानमंडल से कानून बनकर आया, विधान परिसभा से कानून बनकर आया, तो अगर वही भंग हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। और यही स्थिति देखने को मिली थी हम लोगों को जम्मू कश्मीर वाले मामले में। वहाँ पर राज्यपाल का शासन चल रहा था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, और इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख दें, दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को दिखेगा राष्ट्रपति। और यही अगर किसी जिला में लग जाए, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, अगर यही आपका किसी जिला में लग जाए, वो भी आपका आपातकाल का ही रूप होता है, उसे कर्फ्यू बोला जाता है। ठीक है, ये पूरे राज्य की बात कर रहा है कि किसी राज्य में संवैधानिक तत्व विफल होने पर अगर यही जिला में लग जाए, किसी इलाहाबाद में लग जाए, कहीं बनारस में लग जाए, कानपुर में लग जाए, लखनऊ में लग जाए, तो उसी को कर्फ्यू बोला जाता है। ये उसी का ये रूप है। ठीक है, इसी का वो रूप है। वो आपका अनुच्छेद 144 के तहत लगता है, अनुच्छेद बोलना सॉरी, धारा 144 के तहत लगता है। वो इंडियन आईपीसी की धारा है। ठीक
ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी के तहत वो लगाई जाती है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वो लगाई जाती है, धारा 144। ठीक है, तो वो भी आपका राष्ट्रपति शासन के एक स्वरूप के तौर पे देखा जाता है, जिसे कर्फ्यू बोला जाता है। ये चीज़ें समझ में आई कि भाग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 20 21 निलंबित होंगे, और इसी में आप देखिए कि अनुच्छेद 19 जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो उसमें अनुच्छेद 19 भी आपका, अनुच्छेद 19 20 21 तीनों निलंबित रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि 356 के अंतर्गत राज्य में तीनों अनुच्छेद निलंबित होंगे, अनुच्छेद 19 20 21 तीनों होंगे, और अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित होंगे। ठीक है, और चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताते हैं कि अगर कहीं पर आपातकाल लागू है, अगर पूरे भारत में लागू हो जाए चाहे राज्य में लागू हो जाए, ठीक है, अगर पूरे भारत में लागू हो कहीं पर भी, तो आपातकाल जो है पूरे भारत में लागू हो, पूरे भारत में लागू, कौन सा अनुच्छेद है 352, या किसी राज्य में लागू हो, किसी राज्य में लागू, कौन सा अनुच्छेद है 356। ठीक, अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो अनुच्छेद 358, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 358 व 359 के तहत राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार की चीज़ें देखिए कि भारतीय संविधान में बातें की गई हैं। ठीक है, निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी कि अगर 352 356 भारत में लागू है या किसी राज्य में लागू है, तो उस दशा में, ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो कोई भी या पूरे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को हमको मिल रही थी 1975 में। आप देखेंगे कि जब आपातकाल भारत में लागू किया गया था, 19 महीने या कोई जितने भी हों, 2 साल 1975 में लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उस समय आप देखेंगे कि भारत के बहुत सारे अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले तो 352 56 दोनों लगा दिए, पहले एक ही लगा था, 356 ही लगा था, क्योंकि पूरे भारत की बात हो रही थी। अरे सॉरी, 356 की बात कर रहे, 352 लग गया था, पूरे भारत की बात की जा रही थी कि वहाँ पर भारत की जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कौन थे? वहाँ पर जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जेपी थे, जेपी आंदोलन वहीं से संबंधित है। तो उस तरह की बातें चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने 352 लागू कर दिया पूरा, वहाँ पर आंतरिक अशांति को लेकर लागू कर दिया, जिसे सशस्त्र विद्रोह में माना गया था। ठीक है, 352 लागू था। और फिर उसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के सहमति से वहाँ पर और भी मौलिक अधिकार निलंबित किए गए थे। और कौन सा अनुच्छेद था? 359 के अंतर्गत। ठीक है, 359 के तहत और भी अनुच्छेद निलंबित किए गए थे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर आपातकाल के दौरान सभी या कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 359। ठीक, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, वो कभी भी भारत में लागू नहीं किया गया। ये आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी आपातकाल के संबंध में। और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? कानून के समक्ष समानता, आप जानते हैं कि विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 14 है आपका। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी कौन कौन सा अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हम 14 की अगर बात करें, ये क्या करता है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यही पूछा गया है। समता क्या है? विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष कानून। विधि और कानून में अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे विधि क्या होती है, कानून क्या होता है। आप सिर्फ वहाँ पर दोनों का मतलब एक ही समझिए, क्योंकि भारतीय संविधान की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो विधि जब हम लोग वहाँ पर बात करेंगे
कि अगर हम बात करें विधि शास्त्र की बात करें, विधि शास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, वो तो आपका एलएलबी का है, एलएलएम का चीज़ है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, विधि क्या होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से है, ब्रिटेन से है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये कहाँ से है? शब्द ब्रिटेन से है। ठीक, और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, ये कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई, और वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया कि कानून के समक्ष समता समानता कहाँ है? अनुच्छेद 14 में। अगर हम अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक, मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ सीधा यही है कि अगर कोई कानून भारत में लागू हुए, उसमें 10 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर उसमें से 10 में से अगर 5 अनुच्छेद जो हैं मूल अधिकारों से असंगत हैं, मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, तो वो जो 5 अनुच्छेद हैं वो आपका शून्य माने जाएंगे, और बाकी 5 का अनुच्छेद जो है वो जस का तस वैसे ही लागू रहेगा। ठीक, ये समझ में आया? अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ जो हैं वो आपके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें, 13 के बाद अनुच्छेद 15 की अगर हम बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो है 15 में कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पर विभेद, राज्य के बारे में राज्य विभेद नहीं करेगा। 5 चीज़ें हैं, लिख लीजिए। धर्म, क्रम भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि क्रम भी अगर मान ले पूछ ले अनुच्छेद 15 का, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक, एक बात हम ये आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, विभेद राज्य नहीं करेगा, राज्य नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए, विभेद नहीं करेगा राज्य। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 15 के बारे में हम बात किया करें, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद राज्य के बारे में कहा है। व्यक्ति में वहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, इस बात का दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो वहाँ पर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, पदाधिकारी आपको गाली दे रहा है तो वहाँ पर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है आपसे, आपको कोई रोक रहा है किसी चीज़ को करने पर, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन वो आप वहाँ पर जो सुनवाई की जाएगी, वहाँ पर आपका आईपीसी के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी। ठीक है, वहाँ क्योंकि अपराध का मैटर आ जाएगा। और जो अगर प्रशासनिक तंत्र है या पदाधिकारी हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई इस तरह से चीज़ें कर रहा है और आप अपने अधिकारों के अनुरूप हैं, तो वहाँ पर आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा और वो स्टेट का मामला हो जाएगा। ठीक, आप कभी भी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किसी भी मूल अधिकार का केस नहीं देखेंगे। वह तो आपको स्टेट के विरुद्ध होगा या तो आपको सेंट्रल के विरुद्ध होगा, संघ के विरुद्ध होगा। ठीक है, कहीं पर भी आप देखेंगे कि फलाने वर्सेस फलाने का केस नहीं आता है मूल अधिकारों में, वहाँ पर आएगा फलाने वर्सेस स्टेट, फलाने वर्सेस भारत संघ। ठीक है, यही आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अगर कोई आपका व्यक्ति गाली दे रहा है तो आपका आईपीसी में चला जाएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक, यहाँ पर ये बात समझने योग्य चीज़ें वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक अनुच्छेद बचता है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। उसको हम लिख नहीं रहे, आप लोग उसको याद कर लीजिए, सुन लीजिए कि लोक नियोजन में अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात
करता है कि आपको जो आरक्षण की चीज़ें देखने को मिलती हैं वो अनुच्छेद 16 और 15 के अंतर्गत ही देखने को मिलती है, चाहे वो SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वाले हैं, उनको भी जो आरक्षण दिया गया है 10%, वो इसी के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 16 और 15 के तहत दिया गया है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आएंगी, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे, उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बारी दोआब, ठीक है, किन दो नदियों के मध्य पाया जाता है? ये पंचनद का मामला है। ठीक है, पंचनद कहाँ पाया जाता है? पंजाब वाले क्षेत्र में पाया जाता है। वहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, जिसमें रावी, झेलम, चिनाब, व्यास और सतलज देखने को मिलती हैं। और इन 5 नदियों के मध्य में आप देखेंगे कि दोआब पाया जाता है। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थान जो है वो आपका दोआब कहलाता है। तो पहले आप यहाँ पर दोआब ही लिख लीजिए, कौन कौन से हैं, क्या होता है दोआब। ठीक, दोआब क्या होता है? ठीक है, 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थान। सबसे सरल भाषा में यही कहा जाता है कि 2 नदियों के मध्य, 2 नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ स्थान, स्थित उपजाऊ स्थान, उपजाऊ स्थल लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्थान लिख लीजिए, स्थल लिख लीजिए, 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थान। ठीक है, अगर हम मैप बना कर समझाएं तो अगर मान लीजिए कि एक नदी इस तरह से बह रही है, एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यही आपका क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। ठीक, यही क्षेत्र क्या है बीच का, यही दोआब कहलाएगा। ये इस तरह से समझ में आया कि 2 नदियों के बीच के उपजाऊ स्थल को क्या कहते हैं? और उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कि पंचनद जो है भारत में, जो पंजाब वाले क्षेत्र में, वहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास, ये 5 नदियाँ हैं। और आप देखेंगे कि इन नदियों के मध्य में आप देखेंगे कि दोआब की स्थिति बनती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है, उसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बाहरी दोआब कहाँ है। ठीक है, पहले आप देखिए व्यास और सतलज, 5 नदियों के हम बारे में बात कर रहे हैं, व्यास और सतलज। ठीक, हम इस तरह से लिखेंगे। आप यहाँ पर दोआब की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर दोआब के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, व्यास प्लस सतलज बराबर, ये कौन सा दोआब का निर्माण करती हैं? विस्त या जालंधर दोआब। ठीक है, विस्त जालंधर दोआब। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न पूछता है, मिलान करने के लिए देता है। ठीक है, आपको मिलान करने के लिए देगा, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए व्यास और रावी, व्यास प्लस रावी, ये कौन से दोआब का निर्माण करेंगी? बाहरी दोआब। आप लोगों का आंसर मिल गया, बाहरी दोआब मिल गया ना। व्यास और रावी जो नदियां हैं, यानी कि यही ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। ठीक, तो इस तरह से आप प्रत्येक एग्जाम को पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं कंप्लीट होती जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, और जो फैक्ट मिले वो आपको प्रत्येक एग्जाम में भी काम करेगा। फिर उसके बाद देखिए रावी चनाब, रावी चेनाब, ये कौन सा दोआब का निर्माण करती हैं? रेचना, रेचना दोआब। ठीक है, रेचना दोआब। फिर चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब है? चेनाब प्लस झेलम। झेलम नदी के बीच में कौन सा है? छाछ दोआब। इसको छाछ दोआब भी बोला जाता है, छाछ भी बोला जाता है, छाछ दोआब। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। फिर इसका आप देखिए छाछ, ये छाछ प्लस, छाछ में कौन कौन से हैं? रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए चेनाब प्लस झेलम। ठीक है, तो ये दोआब के मध्य स्थित है। ठीक है, दोआब के मध्य दोआब स्थित है। ठीक, तो छाछ प्लस सिंधु, छाछ प्लस सिंधु नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है? सिंध सागर दोआब। ठीक है, सिंध सागर दोआब, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यह प्रश्न आप लोगों से पूछता है दोआबों से। और गंगा, इस तरह से यमुना गंगा का दोआब है, गंगा का दोआब है, फिर कृष्णा गोदावरी का दोआब है। ठीक है, इस तरह से
और देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी प्राचीन काल में दोआब के लिए लड़ा गया है। और देखेंगे कि एक शासक है, चोल वंश का शासक है, उसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। उसने गंगा घाटी को जीता था, यानी कि गंगा के दोआब को जीता था उत्तर भारत में आकर। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये आपके जो नदियों के बीच दोआब स्थित है वो हो गया पूरा पंजाब का। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए और अपने नोट्स में दर्ज करिए, आपके प्रत्येक एग्जाम में ये पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उभयचर जीवों का विकास माना जाता है। ठीक है, ये आपका काल से संबंध में है कि एरा से संबंध में पूछ रहा है कि किस काल में हुआ था, किस समय में उभयचर जीवों का विकास हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से फ्लुएंटली या स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में पूछ लिया जाता है कि रीढ़ वाले जीवों का विकास कब हुआ, कवच वाले जीवों का विकास कब हुआ, जो जल में रहने वाले घासों का उत्पत्ति कब माना जाता है। इस प्रकार से चीज़ें आप लोगों को पूछ लेता है कि या तो इस तरह से पूछ लेगा कि डायनासोर जो हैं वो किस काल में आए या किस काल में आपके मानव देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न हम लोगों से कालों से लेकर पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें उभयचर जीवों का जो विकास हुआ था वो आपके कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले शुरुआत से देख लेंगे कि पहले आप देखेंगे कि इसमें आर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियन काल और कार्बोनिफेरस काल जो है ये चारों का क्रम है। तो पहले हम आर्डोविशियन काल के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या देखने को मिल रहा था। आर्डोविशियन काल में अगर हम देखें तो इसमें पहली बार समुद्री घासों के सर्वप्रथम अवशेष और अपलेशियन पर्वतमाला का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, समुद्री घास यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समुद्री घास प्लस अपलेशियन पर्वतमाला। और आप लोग बताइए कि कहाँ पर पड़ता है। यूरोप में पड़ता है। और यूरोप में आप बताइए कहाँ पर पड़ता है, और सिर्फ ये बताइए कि यूरोप में है कि किस महाद्वीप में पड़ता है, किस जगह पड़ता है। ठीक है, ये आपका अपलेशियन पर्वतमाला है का विकास हुआ है। ठीक, अपलेशियन पर्वतमाला ये अमेरिका में कि यूरोप में, आप लोग बताइए। ठीक, समुद्री घास का विकास आर्डोविशियन काल। फिर सिल्यूरियन काल देखिए, सिल्यूरियन काल में क्या हुआ था और देखेंगे कि रीढ़ वाले जीवों का तथा मछलियों का पहला प्रमाण देखने को मिलता है। कौन सा? रीढ़ वाले जीव और प्लस मछली यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वी में जल में रहने वाले जीवों का सबसे पहले विकास हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद डिवोनियन आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे काल का निर्माण किया गया था। आप देखेंगे कि आर्कियन काल है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है। इस तरह से डिवोनियन काल के बारे में अगर हम बात करें, वो आपका जियोग्राफी का है, जियोग्राफी जो पढ़ाएगा वो आपको हर एक चीज़ पढ़ाएगा। ठीक है, डिवोनियन काल इसको मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है, मत्स्य युग। ठीक है, या कि मछलियों का युग, मत्स्य युग के नाम से। ठीक है, मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि डिवोनियन काल जो है मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मछली आपको देखने को मिलेगी पूर्ण रूप से। ठीक है, और सिल्यूरियन काल में मछली और रीढ़ वाले जीव का जो पहला प्रमाण देखने को मिलता है वो सिल्यूरियन काल में देखने को मिलता है। ये तीनों काल समझ में आया। डिवोनियन काल में आप देखेंगे कि समुद्री घास का उद्भव होता है और अपलेशियन पर्वतमाला यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, और डिवोनियन काल में मत्स्य युग के नाम से जाना था। ठीक, और कार्बोनिफेरस में हम लोगों ने बात किया कि उभयचर जीवों का जो विकास देखने को मिलता है। और कार्बन का प्रतिरूप भी आप देखेंगे कि इसी काल में आप कोयला वेला का निर्माण भी देखने को मिलता है। और उभयचर का मतलब ये होता है कि जो जल हवा में भी, जल स्थल और हवा तीनों में भी वो रह सकता है, इस प्रकार के। ठीक है, और एक पक्षी का प्रमाण मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स करके, तो उसका जो प्रमाण मिला है वो आपका उभयचर जीवों में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है। ठीक है, क्या पूछा? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है।
वो आपका वर्तमान समय में पूछा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ज्वालामुखी है, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी ज्वालामुखी है, ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए कौन सी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी सबसे ऊंचाई पर है। अगर हम मोना लोवा की बात करें, मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर है। ये हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं, यूएस से। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। और कितना मीटर ऊंचाई पर है ये स्थित? ये आपका 4170 मीटर है। 4170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उसके बाद कोटोपैक्सी की बात करें, कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें, यह है आपका इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका। और इसकी ऊंचाई कितनी है? और देखिए 1913 मीटर। 1913 मीटर। ठीक है, सॉरी 1913 नहीं है, ये 19,613 मीटर है। 19,613 मीटर। ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, ये इतना मीटर तो पूरा दुनिया की ऊंचाई भी नहीं। 19,000 का मतलब है कि 19 किलोमीटर हो गया ये, तो ऊंचाई उतना कहीं भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है डाटा को लेकर। ठीक है, तो ये आपका 9613 मीटर होना चाहिए। 9613 मीटर। ठीक, 19,000 कहीं पर भी नहीं है उसकी ऊंचाई पूरे धरती में। ठीक है, तो 9613 मीटर ये होना चाहिए। ठीक, अगर VCS की बात करें, विसुवियस की बात करें, ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है आपका इटली में पाया जाता है। नेपल्स की खाड़ी कहाँ पर है? नेपल्स की खाड़ी में है। और कहाँ ये है नेपल्स की खाड़ी? इटली में है। ठीक, इटली बहुत ही खूबसूरत शहर है। ठीक है, और रोम जो प्राचीन काल में इटली की राजधानी रोम है, और रोम की सत्ता आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये विसुवियस इटली में है। और ये कितना मीटर ऊंचाई पर है? ये आपका 1280 मीटर। 1280 मीटर। ठीक है, 1280 मीटर। फिर उसके बाद टकाना देखिए, टकाना ये आपका पड़ता है सिएरा माद्रे। ठीक है, सिएरा माद्रे में है। और सिएरा माद्रे कहाँ पता है? ग्वाटेमाला। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये कितना ऊंचाई पर है? ये है 4078 मीटर की ऊंचाई पर है। 4078 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पर मीटर है वो 9613 मीटर है। यानी कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है आपका 9613 मीटर, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो आपका कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, इतना आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और ज्वालामुखी से आप लोगों उसके प्रश्न वो पूछता है, ज्वालामुखी की चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें तो आप लोगों को हर एक ज्वालामुखी के बारे में बता दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वहाँ पर आप लोगों का जो नोट्स है वो एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? ठीक, क्या पूछा है? दास प्रथा को। सबसे पहली बात, दास प्रथा क्या थी? ठीक है, किसी को गुलाम बनाकर अपने सेवा में प्रस्तुत करना, ठीक है, या किसी और के सेवा में प्रस्तुत करना, अपने सेवा में प्रस्तुत करना, वही आपका दास प्रथा था। ठीक है, उसमें बधुआ मजदूरी भी आता था, उसमें हर प्रकार का गुलामी देखने को मिलता था उस समय। तो उसी को कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में 1829, 1843, 1833। ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए 1833 के अधिनियम के तहत,
हम सिर्फ 1833 का अधिनियम के तहत बता रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में बताएंगे, बाकी चीज़ें 1833 का अधिनियम आप लोगों को, आप जाइए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हर एक अधिनियम को कवर किया गया है, अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, 1833 का अधिनियम के बारे में हम नहीं बताएंगे, सिर्फ यही बताएंगे दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में। ठीक, 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अवैध घोषित किया गया था। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। कब हुआ था अवैध घोषित, कब किया गया था? 1843 में। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1833 के अधिनियम में ये आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यानी कि 1843 में भारत का गवर्नर जनरल था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? भारत का गवर्नर जनरल कौन है? आप देखिए, लॉर्ड एलन बरो हैं। लॉर्ड एलन बरो। ठीक, ये आप लोगों को याद रहेगा। एलन बरो के शासनकाल में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन है। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है भारत में? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन है, कौन सा है, कौन है यहाँ पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक, उसमें भारत के गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया था, तो बंगाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया। और वहाँ पर देखेंगे कालांतर में भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रहेंगी आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति कौन था? क्या भैया? प्रथम वायसराय। और ये चारों व्यक्ति जो है, वारेन हेस्टिंग हो गया, विलियम बेंटिक हो गया, कैनिंग हो गया, माउंटबेटन हो गया, चारों भारत के कुछ न कुछ हैं। चलिए हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग, हम चारों के बारे में बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1900 कह रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, कब बना? 1773 में। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम व भारत का, बंगाल का अंतिम व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1833 में। ठीक है, 1833 में। ठीक, 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। फिर उसके बाद कैनिंग के बारे में हम बात करें, कैनिंग के बारे में। कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वैसे यह 1858 के अधिनियम के तहत है। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम व भारत का प्रथम, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, मिल गया आप लोगों का आंसर, आपका वायसराय था। ठीक, कब बना था? किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत। ठीक, 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम व भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर गवर्नर जनरल।
ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर हम माउंट बेटन के बारे में बात करें, माउंट बेटन के बारे में बात करें तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और गुलाम भारत का, मान के चलिए ब्रिटिश भारत का, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत। ठीक, गवर्नर जनरल और वायसराय के में हम नहीं जाएंगे, गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में हमने लेक्चर में बताया, आप जाकर वहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक, ब्रिटिश भारत का अंतिम, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे, गवर्नर जनरल प्लस वायसराय था। ठीक, और क्या था ये, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल प्लस वायसराय। ठीक, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, ये गैर भारतीय था। और भारतीय पूछे तो यहीं पर आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय जो हैं भारतीय जो हैं, वो आपके चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल गैर भारतीय जो है वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन है। ब्रिटिश भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय है वो भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होने चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, और यहीं पर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। वारेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वो भारत का प्रथम वायसराय जो था, कब बना, 1858 का अधिनियम के तहत। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, और स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पर प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल भी मान लीजिए, या प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल गैर भारतीय जो है वो भी था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय जो है भारतीय पूछे तो वो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित चीज़ें हो गई, और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग जाकर वहाँ पर देखिए जो प्लेलिस्ट में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कब अधिनियमित किया गया। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कब अधिनियमित किया गया, डेट पूछा है, डायरेक्ट डेट पूछ लिया कि कब अधिनियमित, किस डेट को किया गया था। ठीक है, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है। ठीक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक, ये 1856 का है। ठीक है, ये आपका सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। और इसमें कौन जो गवर्नर जनरल हैं आप देखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल कौन है इस समय, 1856 में तो भारत का गवर्नर जनरल बन ही गया था। भारत का गवर्नर जनरल कौन है, आप देखेंगे कि सबसे खतरनाक व्यक्ति है भारत का लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो हैं इसमें भारत के गवर्नर जनरल हैं 1856 में। ठीक है, और 1856 में भी ही आप देखेंगे कि अवध का विलय ये किया गया था, और 1857 में भारत में क्रांति हुई थी। ठीक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आए हैं, और इनके साथ कौन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर है। इनके अथक प्रयासों और लॉर्ड डलहौजी के अथक प्रयासों के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू होता है और यही आपका सती प्रथा पर रोक लगाता है। और आप देखेंगे कि जो उस समय चल रहा था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो पत्नी है उसके साथ जल कर मर जाती है, तो ये कहीं ना कहीं समाज में ठेस पहुँचा रहा था। तो उसी को आप देखेंगे कि वहाँ पर उसको थोड़ा सा सुधार करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और सती प्रथा का उन्मूलन तो भारत में 1829 में कर दिया गया था। और उस समय कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ अथक प्रयासों के साथ वहाँ पर सती प्रथा का अंत करने में वहाँ पर लगे हुए थे। राजा राम मोहन राय के ऐसा बोला जाता है कि अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में राजा राम मोहन राय नहीं मिले होते तो सती प्रथा पर रोक नहीं लगी होती, और डलहौजी को भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं मिले होते तो वहाँ पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पर भी रोक को लागू भी नहीं हो पाता वो। ठीक है, तो इस तरह से बातें चलती हैं कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। और कब पारित होता है? ये आपका 26 जुलाई 1856 को पारित होता है। ये आपका आंसर मिल गया 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया जाता है। इसको कब? 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम से यही आप समझिए कि इसको सती प्रथा की बातें, सती प्रथा के बाद की जो चीज़ें देखने को मिली थी उसमें सुधार करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सही था। और आज के ज़माने में भी देखेंगे कि विधवाओं का जो विवाह किया जाता है कि पति मर गया, मान लीजिए कि पति जो है मृत्यु को कारित हो गया, तो विधवाओं को जो समाज में उस तरह से नहीं देखा जाता था, तो उसका पुनर्विवाह की यानी कि दूसरा विवाह करने के लिए जो सुधार किया गया था, उस तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया था। और वर्तमान समय भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं कि वहाँ पर उसके लिए इस प्रकार से चीज़ें किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1856 में आया था 26 जुलाई 1856 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना करवाने का श्रेय निम्न में से किस गवर्नर जनरल को जाता है? क्या बचा है? प्रथम जनगणना क्या बचा? किस गवर्नर जनरल को जाता है? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा प्रथम जनगणना, या आप लोगों से पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, तो देखेंगे कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। अगर व्यवस्थित पूछ ले कि किस प्रकार से व्यवस्थित जनगणना जो कराई गई थी, वो लॉर्ड रिपन के काल में कराई गई थी। ठीक है, जो सर्वप्रथम जनगणना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सर्वप्रथम जनगणना यह कब हुआ था? 1872 में। 1872 में हुआ था। कौन गवर्नर जनरल था वहाँ पर? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक, उसके बाद व्यवस्थित जनगणना। व्यवस्थित जनगणना कब हुआ था? आपका 1881 में। ठीक है, 1881 में जनगणना हुआ था व्यवस्थित। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? लॉर्ड रिपन। ठीक, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्यवस्थित जनगणना और सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन ही स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है भारत में। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक, एक फैक्ट आप लोग ये भी याद रख लीजिए, बता देते हैं लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद हम बात करें लॉर्ड कर्जन के। एक एक चीज़ हम गवर्नर जनरल के घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बंगाल विभाजन। और यही इसी में फूट डालो और राज करो की नीति को लेकर जो अंग्रेज़ हैं वो पूरे खुलेआम आ जाते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन। और फिर
लॉर्ड डफरिन के बारे में अगर हम बात करें, लॉर्ड डफरिन, ठीक, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आप देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, किसने किया था? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को गवर्नर जनरल से संबंधित चीज़ें याद होंगी और आप लोग चैनल से जुड़िए, तो यहाँ पर आपको हर एक गवर्नर जनरल के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? किसकी खोज? पोलियो का टीका। पोलियो का टीका के बारे में हम बात करें तो उसने वो जॉन सॉल्क ने किया था। ठीक है, पोलियो का टीका का खोज वो आपका जॉन सॉल्क ने कब किया था? 1954 में किया था। ये आपके ब्रिटेन के, ब्रिटेन का रहे, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की थी। तो अगर हम बात करें जॉन सॉल्क, ये कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। और कब किसकी खोज किया है? पोलियो का टीका। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पोलियो का टीका कब? 1954 में। ठीक है, और इसके बाद देखिए फ्लेमिंग की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका नाम पूरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग। और फिजिक्स में आप देखेंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और ये है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का है। ठीक है, और इसने जो जिस चीज़ की खोज की है उसको कहता है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन की खोज जो किया गया था वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। फिर इसके बाद अब देखिए एडवर्ड जेनर, ये भी आपके ब्रिटेन के हैं। ठीक है, इन्होंने जिस चीज़ की खोज किया है वो है चेचक का टीका। चेचक, चिकन पॉक्स, चेचक का टीका। ठीक, चेचक का टीका का खोज किया गया था इनके द्वारा 1796 में। बताइए कितने दिन की बात है। और फिर उसके बाद हम बात करें रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच, आप लोग बताइए कि ये कहाँ के हैं। ठीक, इन्होंने खोज किया था टीबी के बैक्टीरिया की। टीबी के बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया की खोज जो किया गया था वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आप लोग इनके बारे में बताएंगे कि किस सन में किया गया था। सन बताइए, और ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि ये किस देश के हैं, और आप लोग बताइए। 3 को हम बता दिए और चौथे के बारे में आप लोग बताइए। वैसे जानकारी रहेगी तो अच्छी ही बात है, जानकारी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था इस सेशन का। और आप देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, फैक्ट जो बताए जाते हैं, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो चीज़ें हम लोग बताते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर अपने पढ़ाई को जो है सही दिशा निर्देशन में सही तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल से जुड़िए और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करिए, तो हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी, पढ़ने को मिली होंगी, और जो चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और द एजुकेशन फैकल्टी के सभी लोगों की तरफ से
यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हों। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर, अगले नेक्स्ट लेक्चर में और अगले आपके जीएस श्रृंखला में। धन्यवाद।